आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मुर्गी पालन और मुर्गी पालन के अंतर्गत अपन ने पढ़ी थी नस्लें। इसके आगे देखिए मुर्गी पालन के अंतर्गत अपन देखते हैं अंडा उत्पादन। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है? अंडा उत्पादन। देखो अंडा उत्पादन पढ़ने के लिए यानी इसके अंतर्गत अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? अंडे का संगठन अपन देखते हैं। क्या देखना है अपने को? संगठन देखना है कि अंडा किस किस से बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो देखो अंडे में 4 चीजें शामिल होती हैं। क्या होती हैं? 4 चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 जल होता है। क्या होता है? जल। नंबर 2 प्रोटीन होती है। नंबर 3 वसा होती है और नंबर 4 खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है। ये 4 चीजें मिलकर क्या होती है? अंडे का निर्माण करती है। जल, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। ठीक है। अब यहाँ देखिए अपने पास में क्या आता है? जल आता है। तो देखो जल कितना होता है अंडे में? तो ध्यान रखना 66.5% होता है। कितना होता है? 66.5% क्या होता है? अंडे में जल होता है। उसके बाद प्रोटीन की बात कर लेते हैं अपन। तो प्रोटीन को याद रखने के लिए गेहूं को याद रख लो। प्रोटीन, अंडे की प्रोटीन गेहूं की प्रोटीन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गेहूं की प्रोटीन के बराबर होती है। गेहूं में प्रोटीन होती है 11.8%। कितनी होती है? 11.8% किसमें प्रोटीन होती है? गेहूं में प्रोटीन होती है। उतनी की उतनी अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 3 पे अपन देख रहे हैं वसा। वसा क्या होती है? अंडे में 11% होती है। कितने परसेंट होती है? 11% होती है। और उसके बाद में जो चीज बच गई, जितना परसेंट बच गया वो क्या आ जाता है? खनिज आ जाता है। कितना परसेंट बच रहा है? लगभग देखो 66.5 है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, यानी 8 5 13 का मतलब 7 बच गए। और इधर देखिए 6 7 8। ठीक है, तो यानी अपने पास में उधर करते हैं तो ये अपने पास में कितना बच जाता है? 10.7% बच जाता है। ठीक है, तो जल कितना होता है? 66.5% होता है। प्रोटीन गेहूं के समान 11.8% होती है। वसा 11% होती है और खनिज लवण कितना होता है? 10.7% होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडे का औसत भार। अंडे का औसत भार कितना होता है? तो देखो अंडे का जो औसत भार है या तो अपन कहेंगे 57 ग्राम। क्या कहेंगे? 57 ग्राम। या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 58 ग्राम। या तो 57 ग्राम आएगा या औसत भार क्या आएगा? 58 ग्राम आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इस अंडे में यानी जो टोटल भार अपने पास में आया 57 ग्राम या 58 ग्राम, इस 57 ग्राम या 58 ग्राम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो यहाँ देखिए नंबर 1 श्वेतक होता है। क्या होता है? श्वेतक। और दूसरी चीज क्या होती है? जर्दी। दूसरी चीज क्या होती है? जर्दी। तो यहाँ पर जो श्वेतक होता है वो तो कितना होता है? 34 ग्राम होता है। श्वेतक कितना होता है? 34 ग्राम होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब बात करते हैं जर्दी की। तो ये जर्दी कितनी होती है? 18 ग्राम। कितनी होती है? 18 ग्राम जर्दी पाई जाती है अंडे में। अब यहाँ देखिए टोटल भार अपने पास में कितना आ गया? 8 4 12 का 2 3 1 4 1 5 यानी 52 ग्राम ही आया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 57 या 58 ग्राम। बाकी चीज क्या आ गई? तो बाकी चीज अंडे के ऊपर क्या होता है? कवच होता है। और वो कवच किसका पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। तो जितना भी बाहर बचा वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी वो छिलका पाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। चलो इसके बाद देखते हैं अपन अंडे की संरचना। क्या देखना है अपने को? अंडे की संरचना कि अंडा किस किस यानी कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ तो आपने देख लिया कि अंडे के संगठन की बात कर ली कि जल, प्रोटीन, वसा और खनिज क्या पाए जाते हैं? अंडे में पाए जाते हैं। लेकिन जो अंडा है उस अंडे की संरचना में कौन कौन सी चीजें अपने को मिलती हैं? तो सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कवच। क्या देखने को मिलता है?
कवच देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर वह अंडे के ऊपर क्या होता है, कवच होता है, और कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहाँ बता दीजिए CaCO3 का बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो अंडे का कवच होता है वो कवच किससे बना होता है, तो अंडे का कवच किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। दूसरी चीज, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है यानी जो कवच है, इसी कवच का मेन काम क्या होता है, तो कवच का जो मेन काम है, मेन काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, अंडे के जो आंतरिक भाग है उन आंतरिक भागों की क्या करना होता है, सुरक्षा करना होता है। तो बता दीजिए अंडे के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना, अंडे के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कवच करता है। ठीक है, आ गया समझ में। पहली चीज, कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरी चीज, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन ये काम क्या करता है, तो अंडे के जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भागों में श्वेतक भी आएगा, जर्दी भी आएगा, और भ्रूण में उनमें वो चीजें आती है, तो उनकी सुरक्षा करने का जो काम होता है वो कौन करता है, यानी कवच करता है। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर देखते हैं अपन, कवच झिल्ली। दूसरा जो संरचना है उस संरचना के अंतर्गत अपन देखते हैं कवच झिल्ली। देखो कवच झिल्ली क्या होती है, कवच के साथ में चिपकी हुई एक पतली परत होती है, उस पतली परत को अपन क्या कहते हैं, कवच झिल्ली कहते हैं। और उस कवच, अरे देखा होगा प्याज, देखा होगा प्याज के ऊपर जब अपन छिलका छीलते हैं, उस छिलके के ऊपर एक, यानी क्या होता है, छीलते समय एक बिल्कुल पतली सी परत जमी हुई होती है, और वो क्या होता है, यानी कवच झिल्ली होती है। वैसा का वैसा ये क्या होता है, यानी आपका जो अंडा है उस अंडे में पाया जाता है, कवच के साथ में चिपकी हुई जो पतली झिल्ली होती है वो क्या होती है, कवच झिल्ली होती है। और वो काम क्या करती है, तो एक तो क्या होता है, जो सिंपल सी बात है, जो कवच है उस कवच को क्या कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। भाई कवच के साथ चिपकी हुई है, कवच को क्या करेगी, मजबूती प्रदान करेगी। तो कवच झिल्ली का कार्य बताइए, कवच को मजबूती प्रदान करना, कवच को मजबूती प्रदान करना, ये कार्य कौन करता है, कवच झिल्ली करती है। नंबर दूसरी चीज, आपके जो भ्रूण होता है, वह सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट कवच, और कवच के साथ में चिपकी हुई कवच झिल्ली। कैल्शियम उपलब्ध भ्रूण को कौन करवाने का कार्य, यानी कवच में पाया जाता है कैल्शियम, लेकिन उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कौन करेगा, कवच झिल्ली करेगी। तो दूसरा कार्य बताइए यहाँ पर, भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करने का कार्य, भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करने का कार्य। भाई कवच तो कर नहीं सकता, कवच तो खुद कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन क्या करेगा, उसको प्रदान करेगा कौन, कवच झिल्ली करेगा। उसके बाद देखिए नंबर 3 के ऊपर अपन देखते हैं अंडे की सफेदी, या जिसको अपन श्वेतक कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेतक कहते हैं। तो यहाँ देखिए अंडे की सफेदी भी बोल सकते हैं उसको, अंडे की सफेदी या श्वेतक, क्या बोला, श्वेतक या एल्ब्यूमिन। 3 नाम देखिए अपन ने, नंबर 1 अंडे की सफेदी, नंबर 2 श्वेतक, और नंबर 3 एल्ब्यूमिन। क्या करता है, यानी एक तो जड़ती हुए भ्रूण को बाहरी आघातों से सुरक्षा, यानी जो बाहरी आघात होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। किस किस को, एक तो जड़ती को, यानी आपकी ये चीज, ठीक है, इस जड़ती को। दूसरी चीज भ्रूण को, जड़ती हुए भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। इससे बाहरी आघातों से बचाने का कार्य कौन करेगा, यानी श्वेतक करेगा या एल्ब्यूमिन करेगा। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम आपके पास में क्या आया, यानी किसका पढ़ रहे हैं, दूसरा काम अंडे की सफेदी, श्वेतक या एल्ब्यूमिन का। तो देखो, यानी जो अंडे की जड़ती होती है,
क्या होता है, इस अंडे की जर्दी को क्या होता है, सॉरी, भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। थोड़ा सा आगे बता, मैंने उसके बारे में बता दिया मैंने, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर अंडे की जो सफेदी होती है, उस वो अंडे की सफेदी क्या करेगी, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगी। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, यानी अंडे की सफेदी या श्वेतक या एल्बुमिन करता है। ठीक है, भ्रूण को कैल्शियम अवेलेबल कौन करवा रहा है, कवच झिल्ली। भ्रूण को पोषण प्रदान कौन कर रहा है, अंडे की सफेदी या श्वेतक या एल्बुमिन कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4 पे श्वेतक रज्जु या जिसको अपन क्या कहते हैं, चेलेजा। क्या बोलते हैं उसको, चेलेजा। देखिए नेक्स्ट नंबर 4 पे अपन देखा श्वेतक रज्जु। देखो श्वेतक अपन ने पढ़ा है, यहां श्वेतक रज्जु या इसको चेलेजा नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चेलेजा के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो चौथा अपने पास में अंडे की संरचना के अंतर्गत आया, वो क्या आया, अंडे यानी श्वेतक रज्जु या चेलेजा। श्वेतक का ही एक क्या होता है, रूप होता है। भाई सिंपल सी बात है, श्वेतक या श्वेतक रज्जु, श्वेतक का ही क्या है, एक भाग। पहली कंडीशन बता दो, श्वेतक का ही एक भाग। ठीक है, उसके बाद में इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, अंडे की जर्दी। अंडे की जो जर्दी अपन नेक्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, जर्दी कितनी होती है, 18 ग्राम। उस जर्दी को मध्य भाग में स्थिर रखने का कार्य कौन करता है, ये चेलेजा ही करता है। कौन करता है, चेलेजा ही करता है। तो बता दीजिए, अंडे की जर्दी को मध्य भाग में स्थिर रखने का कार्य करता है। अंडे की जर्दी को मध्य भाग में स्थिर रखने का कार्य करता है। ठीक है, यानी जो अंडे की जर्दी है, नेक्स्ट अपन संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे जर्दी। उस जर्दी को मध्य भाग में स्थिर रखने का कार्य कौन करता है, श्वेतक रज्जु या चेलेजा करता है। और ये क्या है, श्वेतक का ही एक भाग होता है। उसके बाद में नंबर 5वां अंडे की जर्दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अंडे की जर्दी या इसको कहते हैं अपन एग योग। एग योग, अंडे की जर्दी या एग योग। अरे अंडे में एक पीले रंग का भाग होता है, उस पीले रंग के भाग को अपन क्या करते हैं, यानी पीले रंग के भाग से पित्तक झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो देखो बता दीजिए, हल्के पीले रंग का भाग जो पित्तक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, यानी हल्के पीले रंग का भाग, हल्के पीले रंग का भाग होता है, वो क्या होता है, आपके अंडे की जर्दी या एग योग कहलाता है। क्या कहलाता है, एग योग कहलाता है। अब देखो इस जर्दी के ऊपर एक क्या होती है, बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर, जर्दी के ऊपर। जर्दी के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है। एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है। उस बिंदु जैसी संरचना को अपन क्या कहते हैं, अपन कोई चीज पढ़ना है, उस बिंदु जैसी संरचना को क्या कहते हैं। तो देखो दो नाम मैं लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं जर्म स्पॉट, एक तो क्या लिख रहा हूं, जर्म स्पॉट, और दूसरा जो होता है वो होता है जर्म डिस्क। ये दो नाम अपने पास में आए। उस बिंदु जैसी संरचना, वो बिंदु जैसी संरचना क्या है, या तो जर्म स्पॉट है या जर्म डिस्क है। लेकिन जो यहाँ अपने को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक तो होता है आपका अनिषेचित अंडा, एक तो क्या होता है अनिषेचित अंडा, और एक होता है निषेचित अंडा। क्या होता है, एक तो अनिषेचित अंडा और दूसरा क्या होता है निषेचित अंडा। तो अनिषेचित अंडे में जो बिंदु जैसी संरचना होती है उसको तो कहते हैं जर्म स्पॉट, अनिषेचित
अंडे में जो बिंदु जैसी संरचना होगी उसको तो कहेंगे जर्म स्पोर। और जो बिंदु यानी जो निषेचित अंडा होगा, तो निषेचित अंडा होगा, उस निषेचित अंडे में जो बिंदु जैसी संरचना पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? जर्म डिस्क कहलाएगी। अब ये क्या पढ़ा अपने निषेचित या अनिषेचित। देखो निषेचित का मतलब जहां से क्या होगा, यानी भ्रूण का विकास होके और अपने को चूजा प्राप्त होगा, वो क्या होगा? निषेचित अंडा होगा। और अनिषेचित यानी अर्ध अंडा जहां से अपने को भ्रूण प्राप्त नहीं होता है, वो क्या होता है? अनिषेचित अंडा होता है। तो अनिषेचित अंडा में उस बिंदु की संरचना को कहेंगे जर्म स्पोर और निषेचित अंडे में उस बिंदु की संरचना को क्या कहेंगे? जर्म डिस्क के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अंडे का उद्भवन या उसको सेने। अंडे का उद्भवन, उद्भवन का मतलब क्या होता है? अंडे से जो चूजा बाहर निकलता है उसको अपन क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन अंडे सेना या अंडे का उद्भवन। अंडे सेना या उद्भवन मैंने बता दिया, अंडे से जो चूजा निकलने की जो क्रिया होती है उस अंडे से चूजा निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडे सेना या उद्भवन कहलाता है। तो बता दीजिए अंडे से चूजा बनना, अंडे से चूजा बनना, बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? अंडा सेना या उद्भवन कहते हैं। और अंडे का उद्भवन काल कितना होता है? अंडे का उद्भवन काल कितना होता है, यानी अंडे से चूजा कितने दिन में बाहर निकल जाता है? तो याद करना, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी? सियाराई। कितने दिन पे? 21 दिन पे। तो यहाँ पर भी वही 21 दिन याद रखना कि अंडे से चूजा कितने दिन में बाहर निकल जाता है? 21 दिन में बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडे सेने का सर्वोत्तम समय, यानी अपने को अंडे कब सेने हैं? सर्वोत्तम समय। तो देखो सर्वोत्तम जो समय होता है वो होता है फरवरी मार्च। कौन सा समय होता है? फरवरी मार्च सर्वोत्तम समय होता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? चलो उसके बाद देखते हैं अपन अंडे सेने की विधियां। अंडे सेने की विधियां या अंडे उद्भवन की विधियां। अंडे सेने की विधियां, देखो अंडा जो होता है उस अंडे सेने की अपन क्या करते हैं? 2 विधियां काम में लेते हैं। कितनी विधियां काम में लेते हैं? 2 विधियां अपन काम में लेते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक विधि और नंबर 2 कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि क्या होती है? अपने नॉर्मल घरों पे काम में लेते हैं, वो कौन सी होती है? प्राकृतिक विधि। दूसरी चीज कृत्रिम विधि के अंतर्गत क्या होगा? किसी यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, उस यंत्र का नाम क्या है? इनक्यूबेटर। यंत्र का नाम क्या है? इनक्यूबेटर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्राकृतिक विधि। कौन सी विधि देख रहे हैं? प्राकृतिक विधि अपन देख रहे हैं। आमतौर पे अपने गांवों में अपनाई जाने वाली विधि, आमतौर पे अपने गांवों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्राकृतिक विधि होती है। देखो इस प्राकृतिक विधि में या प्राकृतिक विधि में अपन क्या करते हैं? देसी मुर्गी, देसी मुर्गी या आपके जिसको अपन कहते हैं कुड़क मुर्गी, देसी मुर्गी या कुड़क मुर्गी का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा बताया था अभी यानी कल वाले उसमें कि जो भी आपने क्या होता है उसमें नस्लें पढ़ी थी अपन ने, और मैंने लास्ट में बताया था कागज। उस कागज के समय मैंने कहा था कि मां के रूप में सर्वोत्तम कार्य करती है, तो वही चीज यहाँ पर आती है। देसी मुर्गी या कुड़क मुर्गी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्राकृतिक विधि में अंडे सेने के लिए। दूसरी चीज, एक मुर्गी कितने अंडे सेक सकती है? तो यहाँ पर आप बताना 6 से 8 अंडे सेक सकती है। कितने अंडे सेक सकती है? 6 से 8 अंडे सेक सकती है। तो प्रति मुर्गी अंडों की संख्या, प्रति मुर्गी अंडों की संख्या कितने रखेंगे? 6 से 8 रखेंगे। ठीक है, यानी एक मुर्गी
6 से 8 अंडे से सकती। अरे होता क्या है अपने गांव में, जब मुर्गी अंडा देती है उसके बाद में जो मुर्गी होती है वो मुर्गी क्या करती है, अंडों के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसके कारण क्या होता है उस अंडे को एक उत्तम टेम्परेचर मिलता जाता है, और जिसके बाद में जिसके फलस्वरूप क्या होता है उस अंडे से चूजा विकसित हो जाता है। वो होता है आपके प्राकृतिक विधि। ठीक है। नंबर दूसरी चीज आती है कृत्रिम विधि। नंबर दूसरी विधि आती है कृत्रिम विधि। सेने के लिए अपने को क्या होता है टेम्परेचर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल चीज बता दी, यहाँ टेम्परेचर याद नहीं रखना है। यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो ये ध्यान रखना है कि किस मुर्गी का प्रयोग किया जाता है, तो देसी या कुड़क मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। एक मुर्गी द्वारा कितने अंडों को सेया जा सकता है, तो 6 से 8 अंडों को सेया जा सकता है। होता क्या है सेना, देखो क्या होता है मैंने बता दिया आपको कि जो भी आपके गाँव है उन गाँव में क्या होता है देसी मुर्गियां जो भी कुड़क मुर्गी है वो अंडों के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो मुर्गी उस मुर्गी से उस अंडे को एक उत्तम टेम्परेचर मिलता जाता है, जिसके फलस्वरूप उस अंडे से क्या होता है चूजा बाहर निकल जाता है। ठीक है। दूसरी अपन ने देखी कृत्रिम विधि, और इस कृत्रिम विधि के अंतर्गत अपन को क्या करना है, यंत्रों का पढ़ना है। यंत्र का नाम मैंने बता दिया इनक्यूबेटर। कौन सा, इनक्यूबेटर जो यंत्र होता है उस इनक्यूबेटर यंत्र के द्वारा क्या होता है अंडे सेने का कार्य किया जाता है। यहां आप देखो इस विधि में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, इस इनक्यूबेटर में जो अंडा होता है उस अंडे को रखने का तरीका क्या होता है, कैसे रखा जाता है, तो जो चौड़ा सिरा होता है वो ऊपर की तरफ रखा जाता है। जो अंडे का चौड़ा सिरा होता है वो चौड़ा सिरा कहां रखा जाता है, ऊपर की तरफ। दूसरी चीज यानी इसको 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। कितने डिग्री के कोण पर रखते हैं, 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं अपन, यानी 45 डिग्री के कोण पर उस अंडे को रखेंगे, चौड़ा भाग क्या होगा ऊपर की तरफ रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए उस इंक्यूबेटर में टेम्परेचर, उस इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर आपको बताना है 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें आएगा, सेंटीग्रेड में ना आके फ़ारेनहाइट में आता है। और यदि आपको फिक्स पूछ लिया जाए कि इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होता है तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो फिक्स पूछे तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि रेंज में पूछता है तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें आर्द्रता भी क्या होती है, जरूरी होती है, नमी भी जरूरी होती है। तो नमी होती है 60 से 70%। कितनी नमी होती है, 60 से 70% नमी होती है। ऑक्सीजन भी आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा न चाहके अपने नॉर्मल मात्रा चाहती है। तो देखो जो ऑक्सीजन होती है वो 21% चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए लेस देन 0.5%। कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.5%, यानी 0.5% से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, यानी अपना इसमें रखा अपने किसमें, इंक्यूबेटर यंत्र में अपन ने अंडे को रख दिया। अपने को कैसे पता चलेगा कि भ्रूण का डेवलपमेंट हो गया, भ्रूण डेवलप हो गया, तो यहाँ पर एक क्या होगा, यंत्र फिर आता है, उस यंत्र का नाम है कैंडलर। क्या है, तो भ्रूण की जांच किस यंत्र की सहायता से करोगे, कैंडलर की सहायता से करते हैं। किसका सहायता से करते हैं, कैंडलर की सहायता से करते हैं। भ्रूण की जांच आपको पूछा जाएगा, ये भ्रूण की जांच किससे की जाती है, कैंडलर की सहायता से की जाती है। प्रथम जांच कब करोगे, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। तो प्रथम जांच अपने को करनी होती है जब अपन अंडा रखते हैं उसके 5 से 7 दिन बाद में, यानी इंक्यूबेटर में अंडा रखने के 5 से 7 दिन बाद में अपन क्या करते हैं, अंडे की जांच करते हैं। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अंडों का लालन पालन।
यानी चूजों का लालन पालन, अंडे से चूजा विकसित हो गया, उस चूजे के बाद यानी उस चूजा के अपन क्या करना है, उसका पोषण करना है, उसका लालन पालन अपने को करना है। चलो क्या पढ़ना है, चूजों का लालन पालन। चूजों का लालन पालन, देखो चूजों का लालन पालन करने के लिए अपन क्या करना है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 आते हैं अपन ब्रूडिंग। क्या आते हैं, ब्रूडिंग। ये यदि आपको टर्म्स याद हो गई, इट मींस आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लालन पालन से संबंधित और नेक्स्ट अपने थोड़ा सा क्या आएगा, आहार से संबंधित भी चीजें आएगी। तो वो चीजें और ये लालन पालन क्या है, बिल्कुल लगभग सेम है। यदि यहाँ से अपन क्वेश्चन याद कर लेते हैं, अपना जो भी आगे आहार में इसमें मुर्गी में आहार वाला आएगा वो भी अपने को याद हो जाएगा। तो देखो ब्रूडिंग, इसके बाद में दूसरे पर लिख देता हूं मैं रियरिंग, याद रखते जाओ। पहला क्या आ गया, ब्रूडिंग आ गया, दूसरा क्या आ गया, रियरिंग आ गया, तीसरा अपना आ जाता है ग्रोवर मैनेजमेंट। तीसरा अपने पास में क्या आ जाता है, ग्रोवर मैनेजमेंट। ये याद रखना है बस, मैनेजमेंट, ब्रूडिंग, रियरिंग और तीसरा याद क्या रखा, ग्रोवर मैनेजमेंट। क्या याद रखा, ग्रोवर मैनेजमेंट अपन ने याद रखा। देखो ब्रूडिंग होता क्या है, जो भी चूजा होता है 1 से 4 सप्ताह का, 1 से 4 सप्ताह के चूजे को, 1 से 4 सप्ताह के चूजे को ब्रूडर में पालना। किसमें पालना, ब्रूडर में पालना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। 1 से 4 सप्ताह का चूजे को ब्रूडर में पालना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। 1 से 4 यहां तक आ चुके, उसके बाद में 4 से, उसके बाद में कहां तक पढ़ेंगे, 4 से 8 सप्ताह के चूजों को, 4 से 8 सप्ताह के चूजों को पालन गृह में पालना। किसमें पालना, पालन गृह में पालना क्या कहलाता है, रियरिंग कहलाता है। 1 से 4 ब्रूडिंग, 4 से 8 रियरिंग, 8 तक पहुंच गए, इसका मतलब 8 से क्या करना है, ज्यादा चलना है। तो बता दीजिए 8 सप्ताह से अधिक, 8 सप्ताह से अधिक के जो भी मुर्गियां होती हैं उनको पालना क्या कहलाता है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, चलो ये तो यहां तक अपने पास में आ गया। एक शब्द बहुत यानी कई बार क्या होता है, पूछता है लीटर, एक शब्द पूछता है लीटर। ये लीटर क्या होता है, तो जो मुर्गियों की बिछावन होती है उस मुर्गियों की बिछावन को अपन क्या कहते हैं, लीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीटर के नाम से जानते हैं। तो मुर्गियों की बिछावन क्या कहलाती है, लीटर कहलाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने पास में नेक्स्ट, जो हालांकि वैसे मैं पढ़ा चुका, केपोनाइजेशन। केपोनाइजेशन याद आया, पढ़ाया हुआ है ना, केपोनाइजेशन। अरे केपोनाइजेशन बताया था मैंने, केपान यानी जो मुर्गी का बदिया गर्द नर था वो क्या कहला रहा था, केपन कहला रहा था, और वो क्रिया क्या कहलाई, केपोनाइजेशन कहलाई। तो नर चूजों को बदिया करना, नर चूजों को बदिया करना क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन कहलाता है। ये तो क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद में ये पहले ही बता दिया, केपन बदिया गर्द जो नर होगा, चूजा होगा, वो क्या कहलाएगा, केपन कहलाएगा। ये पढ़ा था वहां पर, याद आया आपको। तो देखो यानी केपोनाइजेशन क्रिया क्या हो गई, बदिया गर्द करने की जो क्रिया हो गई वो क्या कहलाई, यानी केपोनाइजेशन कहलाई। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा केपन,
यानी बढ़िया का अर्थ जो चूजा होगा वो क्या होगा, केपन कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं उपयुक्त आयु, यानी अपने को किस आयु में चूजे को क्या करना चाहिए, यानी केपोनाइजेशन की क्रिया करनी चाहिए या केपन करना चाहिए। तो लेस देन 8 सप्ताह है, जब 8 सप्ताह से कम आयु का चूजा हो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अपने को केपोनाइजेशन की क्रिया अपनानी चाहिए। ठीक है, अब केपोनाइजेशन की विधियां पढ़ लेते हैं साथ ही। क्या पढ़ते हैं, केपोनाइजेशन की विधियां। देखो केपोनाइजेशन की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक आपके शल्य विधि और दूसरी आपके रासायनिक विधि। एक तो आ गई शल्य विधि और दूसरी आपकी रासायनिक विधि। देखो जो शल्य विधि होती है, इस शल्य विधि में क्या करते हैं, चीरा लगाकर क्या करते हैं, यानी अंडकोश से निकाल लेते हैं। चीरा लगाकर क्या करते हैं, अंडकोश निकाल लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, शल्य विधि कहते हैं। तो यहां बता दीजिए, चीरा लगाकर अंडकोश बाहर निकाल लेते हैं। शल्य विधि अपन ने वहां पर भी पढ़ी थी भाई, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके शल्य विधि आ गई। दूसरी आपके आ गई रासायनिक विधि। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक विधि में यानी जो मुर्गी की गर्दन है, चूजे की गर्दन बोल दो, उस चूजे की गर्दन में क्या करते हैं, अपन चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर क्या करते हैं, हेक्सास्टेरोल नाम की गोली आती है। क्या होता है, हेक्सास्टेरोल नाम की गोली आती है, वो क्या करते हैं, त्वचा के नीचे रख देते हैं। या हेक्सास्टेरोल दो या तो रख दो या फिर स्टिलवेस्ट्रॉन हार्मोन की गोली रखना है। तो इस रासायनिक विधि में अपन क्या कहेंगे, गर्दन में चीरा लगाकर हेक्सास्टेरोल या स्टिलवेस्ट्रॉन की गोली त्वचा के नीचे रख देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो भी आपका नर में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा उत्पन्न होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। वो हार्मोन क्या होता है, उसका यानी बनना बंद हो जाता है, त्वचा के नीचे रख देते हैं। और त्वचा के नीचे रख देने से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या हो जाएगा, यानी स्त्राव कम हो जाएगा, वो बनना बंद हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बनना बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी नर है वो बंध्याकृत हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव कम हो जाता है। आ गया समझ में, 2 विधियां पढ़ी, एक शल्य विधि, दूसरी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या हुआ, गर्दन पर चीरा लगाकर हेक्सास्टेरोल या स्टिलवेस्ट्रॉन की गोली डाल के अपने त्वचा के नीचे रखी, और त्वचा के नीचे रखने से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और स्त्राव कम होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपके जो नर होगा वो बंध्याकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिया इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कैनाबोलिज्म। क्या पढ़ते हैं, कैनाबोलिज्म। देखो कैनाबोलिज्म क्या होता है, तो कैनाबोलिज्म का मतलब होता है, जो मुर्गियां होती हैं वो मुर्गियां क्या करती है, चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देती है। मुर्गियां क्या करती है, चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करती है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं। मुर्गियों के एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की क्रिया या घायल करना। चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। अब इससे बचने के लिए क्या करें, तो मुर्गियों की चोंच काटनी है भाई। क्या काटना है, मुर्गियों की चोंच काटना है, और उस मुर्गी
क्या कहेंगे, डीबकिंग, या जिसको अपन सिंपल भाषा में कहेंगे चोंच काटना। यानी एक दूसरे को घायल होने से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, मुर्गियों की चोंच काट देंगे। और चोंच काटना क्या कहलाता है, डीबकिंग कहलाता है। डीबकिंग की क्रिया कब करनी चाहिए, 1 माह की उम्र में करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, 1 माह की उम्र में करनी चाहिए। दूसरी चीज, मुर्गी की चोंच काटेंगे, ऊपरी चोंच भी काटेंगे, निचली चोंच भी काटेंगे। तो ऊपरी चोंच का तो कितना भाग काटेंगे और निचली चोंच का कितना भाग काटेंगे, ये आपको बताना है। तो ऊपरी जो चोंच है, ऊपरी चोंच, अरे ज्यादा काटोगे कम काटोगे बताओ, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बाद में बताना आप। ऊपरी चोंच का 1/4 भाग काटते हैं और निचली चोंच का 1/8 भाग काटते हैं। निचले चोंच का 1/8 भाग काटते हैं। अब दोनों में से ज्यादा कौन सी काटती भाई, नीचे वाली या ऊपर वाली? भाई मेरे को तो नीचे वाली लग रही है, 1/8 हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1/4 और 1/8 यानी 1/4 का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। तो ऊपर वाली चोंच अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं, और नीचे वाली चोंच क्या कर रहे हैं, कम काट रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं इसमें एक क्रिया और डीवर्मिंग। नेक्स्ट क्रिया इसके अंतर्गत अपन क्या देख रहे हैं, डीवर्मिंग। वर्म और वर्म क्या होते हैं, यानी जो कर्मी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। तो वर्मिंग की क्रिया अपन करते हैं, पेट में आंत में पाए जाने वाले कर्मियों को बाहर निकालना। क्या कहलाएगा, डीवर्मिंग कहलाएगा। पेट में आंत में पाए जाने वाले कर्मियों से मुक्त करना क्या कहला रहा है, डीवर्मिंग कहला रहा है। क्या कहलाया, डीवर्मिंग कहलाया। यानी छोटी छोटी टर्म्स है भाई, छोटी छोटी टर्म्स आपको देखते चले जाना है, क्योंकि क्या होता है ये चीजें मोस्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत और अपन क्या पढ़ते हैं, यानी आहार निर्धारण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आहार निर्धारण पढ़ रहे हैं। यानी कितना का कौन सी उम्र के को कौन सा आहार दिया जाता है। मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर आपके जितना है जेड में उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल आहार अपने को नहीं पढ़ना है, ओनली आहार निर्धारण अपने को करना है। देखो आहार निर्धारण में, आहार निर्धारण के अंतर्गत सबसे पहला जो आहार दिया जाता है वो दिया जाता है प्रारंभिक आहार। कौन सा आहार दिया जाता है, प्रारंभिक आहार, या इसको कहते हैं अपन स्टार्टर राशन। कौन सा राशन, स्टार्टर राशन। प्रारंभिक आहार या स्टार्टर राशन क्या होता है और कितनी उम्र की चीजों को देते हैं। तो देखो याद अब ये करोगे, 1 से 4 ब्रूडिंग पढ़ा था, याद आया। 4 से 8 रियरिंग, 4 से 8 रियरिंग, 8 से अधिक, 8 से अधिक वो क्या था, ग्रोवर मैनेजमेंट। तो यहां जो प्रारंभिक आहार आपके पास में आया वो आएगा 1 से 8 सप्ताह। कितना आएगा, 1 से 8 सप्ताह के लिए के चूजों के लिए जो आहार काम में लिया जाता है वो आहार क्या कहलाता है, प्रारंभिक आहार या स्टार्टर राशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां देखना था 8 से अधिक, यानी क्या पढ़ा था, ग्रोवर मैनेजमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ग्रोवर मैनेजमेंट पढ़ा था, याद आया। तो इसको 8 से 20 बताना, 8 से 20 वालों के लिए जो राशन काम में लिया जाता है वो कौन सा लेते हैं, ग्रोवर राशन। कौन सा लेते हैं, ग्रोवर राशन। तो यहां बता दीजिए ग्रोवर राशन या
ग्रोवर राशन, या क्या कहते हैं इसको, वृद्धि आहार। यानी 8 से लेके 20 सप्ताह तक जो भी मुर्गी होती है उसके लिए काम में लिया जाने वाला राशन कौन सा हो गया, ग्रोवर राशन या वृद्धि आहार हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद में देखते हैं लेयर्स राशन। क्या कहते हैं, लेयर्स राशन। 20 से ज्यादा आएगा, सिंपल पहली चीज। तो दूसरी चीज भाई, यहाँ पहली चीज तो क्या आ गया, 20 से ज्यादा आ गया। दूसरी चीज यानी जिसका उद्देश्य क्या होता है, अंडा उत्पादन होता है। यानी अपने को अपन पाल क्यों रहे हैं, अंडा लेने के लिए पाल रहे हैं, तो वो राशन क्या कहलाएगा, लेयर राशन कहलाएगा। तो यहाँ बता दीजिए 20 सप्ताह से अधिक, पहली कंडीशन 20 सप्ताह से अधिक। दूसरी चीज जिसका अपने को क्या करना है, अंडा पालन करना है, यानी उत्पादन करना है। उस अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी के लिए जो आहार काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, लेयर राशन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्रॉयलर राशन। नंबर 4 पे अपने पास में आया ब्रॉयलर राशन। कुछ भी नहीं करना, 20 सप्ताह से अधिक। दूसरी चीज ब्रॉयलर का मतलब क्या होता है, मांस। ब्रॉयलर का मतलब क्या होता है, मांस। तो 20 सप्ताह से अधिक जो मुर्गी होती है, उम्र की मुर्गी होती है, जिसका उद्देश्य अपने को क्या होता है, उससे मांस प्राप्त करना, उसके लिए पाली जाने वाली मुर्गी को जो राशन देते हैं वो राशन कौन सा कहलाता है, ब्रॉयलर राशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ब्रॉयलर राशन कहलाता है। आ गया समझ में। तो ये आपके पास में क्या आ गया, आहार निर्धारण के सिद्धांत अपने पास में आ गए। ये चीजें थी, ठीक है। ये आपका